हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं बात करने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के फार्मूला रिवीजन सीरीज का। ठीक ना। यहाँ पर हमने सब के सब फार्मूले लिख दिए हैं चैप्टर 1 के। ठीक ना। एक बार की हम लोग इसको तेजी से रिवाइज करते हैं। आप एक काम करिए, कॉपी में इसको लिखते रहिए, साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे ऐसे ऐसे लिखते रहिए तो आपको भी जल्दी से एकदम याद हो जाएगा। ठीक ना। आइए बात करते हैं। ठीक ना। तो पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप पढ़े थे Q बराबर NE। Q बराबर NE। Q आपके पास चार्ज हो गया, N है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ चार्ज। ये हमेशा इंटीजर के रूप में मिलता है, हमेशा इंटीजर होता है। ठीक है ना। अगला हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, कैसे चार्ज है, दो पॉइंट चार्जेस है r दूरी पे सेपरेटेड है एक दूसरे से, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका जो फार्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है नहीं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, जो कि मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, यानी कि वो मीडियम पे डिपेंड करने वाला कांस्टेंट है ना। ये तो K को इस तरह से लिख सकते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट को कह रहे हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम कहते हैं। ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई और मीडियम रहता तो K का वैल्यू जो होता 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम हो जाता। अगर मीडियम रहेगा, कोई मान लीजिए वाटर है तो वाटर लिखाएगा, है नहीं है, कोई और मीडियम है तो अलग मीडियम का लिखाएगा। यानी परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करने वाला फोर्स है। इस तरह से हम लोग इसका बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला वाला जो हमारे पर वर्ड है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या K लिख रहे हैं। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम को विद रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी, या दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। ये तो यहां से अगर आप ये दोनों लिंक कर दें तो फोर्स इन द मीडियम इक्वल टू फोर्स इन द एयर बट एप्सिलॉन r आ सकता है। ठीक ना। यहां पर फोर्स इन द मीडियम इक्वल टू फोर्स इन द एयर बट अपॉन एप्सिलॉन r, या K भी लिख सकते हैं। यानी किसी भी मीडियम में अगर जाएंगे, है ना, ये तो आपका जो फोर्स है K गुना घट जाएगा, या एप्सिलॉन r गुना घट जाएगा। अगर डिस्टेंस सेम रखेंगे तब दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर हवा में रखिए तो हवा में या वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम लगता है, किसी और मीडियम में जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। कितना गुना घट जाएगा? एप्सिलॉन r गुना। एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है। आप इसमें न्यूमेरिकल जरूर किए होंगे, बोर्ड में आया होगा भी है। ठीक है। अब देखिए ये जो कूलम्ब लॉ है इसको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो कूलम्ब लॉ है इसको वेक्टर नोटेशन में लिख रहा है। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है तो उसकी जो फोर्स का फार्मूला फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू 1 को ऐसे लिखते हैं कि Q1 ड्यू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मॉड का क्यूब। ठीक है। इस तरह से पूरा वेक्टर नोटेशन में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम में आता भी है रिप्रेजेंट द कूलम्ब्स लाइन इनटू द वेक्टर नोटेशन, तो आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इस फार्मूले को यूज करते समय सावधानी बरतना, पुट Q1 Q2 विद साइन, या Q1 Q2 जो है इसको साइन के साथ भरेंगे। अगर साइन के साथ भरेंगे तो ऑटोमेटिक एक फार्मूला बता देगा कि जो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। ठीक है ना। उसकी जानकारी ये फार्मूला आपको अपने आप ही दे देगा। ठीक है ना। तो वेक्टर फार्मूला कूलम्ब्स लॉ जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इसमें कई तरह अनेक और अनगिनत पार्टिकल इसमें फोर्स लगा रहा है नहीं, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा उसी का जो वेक्टर सम होता है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, है ना। ये F नेट जो आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर, जितना भी फोर्स लग रहा है उनका सबका वेक्टर सम कर लीजिए। जो वेक्टर सम करने के बाद रिजल्टेंट फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। बहुत आसान है, हम लोग बहुत क्वेश्चन इस पे किए हैं। स्क्वायर वाला क्वेश्चन याद करिए, एक चार्ज पार्टिकल सब वर्टिसेस पे रखा है, किसी एक में फोर्स निकाल दीजिए, नेट फोर्स, है ना। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, हेक्सागन वाला क्वेश्चन, पेंटागन वाला क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। ठीक है ना। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ, ताकत, है ना। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके पास डिफाइंड है फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। जैसे मानिए कोई चार्ज है वो चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा है, अपना फील्ड है, उस फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज ले आइए तो देखिए ओरिजिनल वाला चार्ज स्टेट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है और उसी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, जो ये रेशियो बन के आएगा उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, इसका डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। हाई फोर्स का यूनिट मतलब न्यूटन चार्ज पर कूलम है, न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी E यूनिट और इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर आएगा, हम लोग आगे देख लेंगे वोल्ट पर मीटर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर होगी उधर फोर्स लगेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी अपोजिट में फोर्स लगेगा यहां से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर, याद है कक्षा 11 वेक्टर में ऐसे पढ़ा जाता था, ठीक है। चलिए ये सब बात हो गई है। अब अगला बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/r², इसको याद रखना। Q/r के क्या वही कांस्टेंट है जो यहां लिख रहा है 1/4πε0 Q/r², r है दूरी। इस पॉइंट चार्ज से कितना दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो E वेक्टर आ जाएगा Q/r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मॉड का क्यूब। इस तरह से हमने वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया। वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, हमारे पास एक ऐसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है। या तो यहाँ इसका सेंटर होगा तो इसकी एक्सिस पे हमको x दूरी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज रिंग इसका रेडियस कैपिटल R, इसके सेंटर से x दूरी पे जाके हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए हाई दूरी x हो गया, हाई r हो गया। हाई इसके dq चार्ज लेंगे छोटा सा, क्योंकि कूलम ला इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इतना बड़ा चार्ज के लिए कूलम नहीं लगा पाएंगे, dq चार्ज लीजिए। हां अब देखिए हाई दूरी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से आप अंडर रूट में प्लस x स्क्वायर हाई थीटा माने थीटा आ जाएगा। इसके इधर कंपोनेंट ले लीजिए, इधर कंपोनेंट ले लीजिए, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट यही बचेगा, वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं और सॉल्व करने पर आता है E kqx अपॉन r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया kqx अपॉन r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये देखिए k वही कांस्टेंट है 1/4πε0, अगर एयर रहेगा कोई और मीडियम रहेगा तो 1/4πε मीडियम लिख देंगे। कैपिटल Q है टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, कैपिटल Q क्या है टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। x क्या है इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से दूरी, रिंग के सेंटर से कितना दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। r है रिंग का रेडियस, ठीक है। इस फार्मूले को जरूर याद रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, दूरी का फंक्शन। देखिए यहाँ x आ रहा है, x का फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करिए तो पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलता है x बराबर प्लस माइनस r/√2 पे। ये बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां मिलता है, x बराबर प्लस माइनस r/√2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। और ये वाली जब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2/3√3 kq/r², या 2/3√3 kq/r², ठीक है। तो हाई जरूर याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब मिलता है, जब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पता चलेगा x बराबर प्लस माइनस r/√2 और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका कर्व बना के भी दिखाया गया है, सेपरेशन दूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इनिशियली जब x बराबर 0 था, देखिए x 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, फिर घट के ऐसे घटते जा रहा, ठीक है। और इंफिनिटी पे जाएगा फिर 0 हो जाएगा। देखिए यहां बढ़ रहा r/√2 पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद घटते इंफिनिटी पहुंचेंगे फिर 0 हो जाएगा। इस तरह से वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज जैसे बहुत बड़ा सा लाइन चार्ज, इसमें सब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज के लिए आएगा λ/2πε0r, λ/2πε0r। r क्या वायर से दूरी, जो वायर है इस वायर से कितना दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे। अब देखिएगा 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 4πε0 है ना, यहाँ 2 आ जाएगा 2 λ/4πε0r। और 4πε0 कहते क्या, k कहते हैं, जिसको k की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी 2 के λ/r। हम तो ऐसे याद रखते हैं, आप भी ऐसे याद रखिए 2 के λ/, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज 2 के λ/r। यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। और इसका अगर कर्व बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। याद करिए इसे, देखिए इसी तरह से कुछ ऐसे कहीं बनेगा, है ना। ये हम लोग इसको किए थे, इसका कर्व बनाने आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूरी के साथ वेरिएशन कैसा है, इनवर्स का वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यहां जो लैम्डा यूज किया गया इसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में याद करिए हमने लीनियर मास डेंसिटी ऐसे से पढ़ते तो इसे यहां पर चार्ज आ रहा है चैप्टर में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। ये कुछ बात यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। ये
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस तरह से वर्ड आएंगे। तो लैम्डा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है चार्ज बटा लेंथ, यूनिट लेकिन कूलम बटा लेंथ मीटर एंड कूलम पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, है ना ये। चलिए इतना बात हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन है किसका? 2 पॉइंट चार्जेस का, माइनस क्यू और प्लस क्यू। बहुत वेरी स्मॉल चार्जेस होने चाहिए, वेरी स्मॉल चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी बहुत छोटे चार्ज होने चाहिए और बहुत कम सेपरेशन पे अवेलेबल होने चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए H+ आयन है, Cl- आयन है, H+ आयन है, OH- आयन है, दिख रहा है ना आयन सोन्स जब है से, तो इसको डाइपोल आप बोल सकते हैं ना। या एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई उनके बीच का दूरी, वन ऑफ द चार्ज ले लीजिए कोई सा, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उनके बीच का दूरी जो है, इसी का जो प्रोडक्ट है, इसी का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए चार्ज का मतलब कूलम दूरी यूनिट मीटर, यानी इसका जो यूनिट हो जाएगा कूलम इनटू मीटर हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन हमको रटना है, इसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल है ये डाइपोल की एक्सिस पे यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे आएगा 2kp वेक्टर बटे r3, 2kp वेक्टर अपन r3। p वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। r क्या है? डिस्टेंस है, कहां से? सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं, जो r नापा गया है इस सेंटर से यहां से जाएंगे r दूरी पे, हमको जहां उसकी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये सब हमारा जो फार्मूला लिखे शॉर्ट डाइपोल के लिए है, यहां पर एप्रोक्सीमेशन लिया गया एक छोटा सा कि हमारे पास जो है दूरी है कैपिटल R इज ग्रेटर देन द E, ठीक ना। तब ये आता है, आप थोड़ा रिकॉल करिएगा 2kp वेक्टर बटे r3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। अब देखिए ऐसे डाइपोल था, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नीचे या ऊपर की तरफ ऐसे हमको कहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं। जैसे डाइपोल है, डाइपोल के बीच वाला पॉइंट हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, समझ रहे हैं ना, यहां नीचे जाकर बताइए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन। जब ऐसे काटेंगे तो प्लेन बनेगा, इसका नाम है इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है नेट वेक्टर में लिखेंगे तो -kp वेक्टर बटे r3, ठीक ना। अगर डाइपोल मोमेंट इधर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसलिए माइनस आया kp वेक्टर अपॉन r3। इस तरह से याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल -kp वेक्टर बटे r3। ध्यान से देखिएगा r3 इधर है ना, ये r3 याद रखना मस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहां r² आ रहा था पॉइंट चार्ज की वजह से, यहां r3 आ रहा, तो ये मैंडेटरी है याद रखना, ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल किसी भी जनरल पॉइंट पे, मान लीजिए डाइपोल यहां पर बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बता दो, यहां बता दो, यहां बता दो, कहीं बता दो, एंगल पर बता दो, हम बता देंगे। तो उसका जनरल फार्मूला kp बटे r3 अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको याद करना है, kp बटे r3 रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से हमारे पास है, ठीक ना। अभी जो डाइपोल था हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे रख दिए, इस पे फोर्स लगेगा, देखिए यहां से ये फोर्स को चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे फोर्स आगे लगेगा, इस पे फोर्स पीछे लगेगा, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स होगा 0। यानी कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे आप ना, तो उसमें नेट फोर्स हो जाएगा 0, पहला चीज है ना। अब देखिए इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, तो कोई चीज अगर घूम गई है तो उसमें टॉर्क आ जाएगा, है ना। तो टॉर्क जो आ जाएगा, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, या इसको आप लिख सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे pe sin थीटा। p तो वही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, e हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो थीटा है एंगल है, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में, ऐसे बोला करिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का हमारा एंगल है थीटा, तो हो गया pe sin थीटा। याद रखिए pe sin थीटा, ऐसा वहां पर मैग्नेटिज्म में पढ़ा गया था, याद करिए mb sin थीटा, है ना, ये जो टॉर्क पढ़ा गया था, याद हो अगर आपको, तब u जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो फार्मूला माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e, माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e है, यानी डॉट प्रोडक्ट cos थीटा आएगा तो माइनस pe cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस pe cos थीटा, इस तरह से लिखेंगे। तो हाई होगा डाइपोल मोमेंट के, डाइपोल मोमेंट को प्लेस करते हैं, डाटा फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहां पर पोजीशन कुछ होती है, स्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आती है, देखिए
जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब उधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाए, दोनों पैरेलल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर पैरेलल हो जाए, है ना, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो बात हम बोल रहे हैं ना उसको भी सुनते रहिए और इसको लिखते रहिए, कई चीज हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं आपको, ठीक ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के वेक्टर की डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। अब ये 0 डिग्री जब भरेंगे तो टार्क आ जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी जब यहां भरेंगे का 0 वैल्यू होता है a, तो हो जाएगा -p, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रहे हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है किसी की एनर्जी, जब पोटेंशियल वाली मिनिमम है ना तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबिलिटी में रहेगा वो पार्टिकल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखिए जब आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए, क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहां भरेंगे तो साइन 180 भी 0 होता है, टार्क 0 हो गया फिर से, और जब यहां पर 180 भरेंगे पोटेंशियल एनर्जी में तो cos 180 का वैल्यू होता है माइनस, और ये माइनस लगा तो मान लीजिए प्लस हो जाएगा, यानी p आएगा। अब यहां देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है, जब किसी पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा तो उछलेगा कूदेगा, है ना ये, यानी वहां अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना ये। अब देखिए वर्क डन आपसे पूछ सकता था कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायपोल है, अब यहां से उठा के वहां कर दिए, इस एंगल पे मूव करवा दिए, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का एक फार्मूला है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कहेगा स्टेबल से उठाकर अनस्टेबल में कर दिए, अनस्टेबल से उठाकर स्टेबल में कर दिए, तो फाइंड आउट द वर्क डन, तो कितना वर्क डन होगा, तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, उसको माइनस कर देना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम टार्क कब मिलेगा, देखिए टार्क का फार्मूला p sin थीटा, अगर आप मैक्सिमम टार्क जानना चाहते हैं तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये हो सकता है कब होता है 90 डिग्री पे, यानी जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो टार्क मैक्सिमम मिलेगा, उसका वैल्यू हो जाएगा pe, है, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, है ना। जब 90 डिग्री भरेंगे यहां तो का वैल्यू होता है 0, यानी कि जब टार्क मैक्सिमम होता है उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, इसीलिए उसको रेफरेंस माना गया था 90 डिग्री को, अगर आप डेरिवेशन याद होता है, ठीक है। तो चलिए इन सब का आपका डेरिवेशन भी अच्छे से एकदम देख लीजिए, निश्चित इन सब से डेरिवेशन कोई ना कोई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ऐसे बात करेंगे चौथा चैप्टर पे, पांचवा में मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना। ये यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलता है उधर मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चलता है उधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चलता है, लिंक है चीजें, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास है फाई से लिख रहे वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ये cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एरिया वेक्टर हो गया, इनका आपके पास डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया। मान लीजिए इधर से कोई तार जलाइए, ऐसे हाथ रख दिए, तो इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय दिस वी गेट द फील ऑफ द एनर्जी, है ना। इसी एनर्जी का पता चलता है, डॉट प्रोडक्ट है तो यहां से जो है क्वांटिटी आएगी स्केलर आएगी, यूनिट आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट आपको बताया थे, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर, और एरिया का यूनिट आता है आपको लिखने मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट लिख पाएंगे, डायमेंशन लिख पाएंगे। अब देख रहे हैं जब का 0 डिग्री होगा, 0 वैल्यू 1 होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, 180 जाएंगे यानी आप 2 के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पांचों नेगेटिव 0 से हो सकता है ना। ये इस तरह से सब के बारे में बेसिक चीजें सीख लीजिए। अब गॉस लॉ क्या होता है, हमने जो क्लोज लूप में लगाया जाता है, क्लोज लूप में जो आपके पास इंटीग्रल बिटवीन E डॉट d है उसका वैल्यू q नॉट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जो क्लोज लूप में गॉस लॉ लगाया जाता है इसका हम स्टेटमेंट आपको सुना है, देखिए d को कहते हैं एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, सरफेस बोलिए एरिया बोलिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान से सुनिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से बोलेंगे, स्टेटमेंट लिखने को आता है तो आप लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड लूप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम मान लीजिए कोई चेंज कर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम, और एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं। देखिएगा एप्सिलॉन मीडियम क्या हो जाएगा, k * एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन मीडियम अगर लिखना है 300 मल्टीप्लाई करिए k * एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहां पर है ना कोई मीडियम आ जाएगा तो इस चीज को जरूर रिलेटिव परमिटिविटी वाला कांसेप्ट आप वहां
अनुमान लगा दीजिएगा, है ना ये। चलिए अब आगे बात करते हैं गॉस लॉ के स्टेटमेंट। और गॉस लॉ पे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे हम लोग, है ना ये। इन सबको न्यूमेरिकल जरूर देखा करिए, न्यूमेरिकल देखेंगे तो कांसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज, काफी बड़ा आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है यूनिफॉर्म आता है ना ये। यूनिफॉर्म माने इतना बड़ा बोर्ड है ऐसा जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उसका वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज बटा एरिया है, चार्ज बटा एरिया। ऐसे यहां एक वर्ड आया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज बटा लेंथ था, यूनिट कूलम बटे मीटर था, या कूलम बटे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना ये। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट जरूर याद रखेंगे, इसमें बहुत न्यूमेरिकल आ रखा है। एक सेट यहां खड़ा करेगा, एक सेट यहां खड़ा करेगा, कहेगा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ बोल देगा सिग्मा 1 है, इसका माइनस सिग्मा 2 है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में इधर उधर, है ना, ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग करवाए थे, है ना ये। तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बटा एरिया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखना यहां डिस्टेंस का डिपेंडेंसी है 2 किलोमीटर बटे r पे, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा यहां, लेकिन डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इस सब का यूज दूसरे चैप्टर में भी आएगा, जब कैप्चर पढ़ेंगे आगे पॉइंट रखते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल, ये बात अच्छे से इसको करिए, आगे और करा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो उसके सरफेस पे जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ से इसको प्रूव कर सकते हैं, अंदर ना गॉसियन सरफेस लीजिए, सिलेंडर शेप में, है ना, एलिमेंट लीजिए, कर सकते हैं आप, हम जान रहे हैं, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, कंडक्टर है कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। सरफेस में देखेंगे कि k/r2 कैपिटल R इस स्फीयर का रेडियस है नहीं, और आउटसाइड जाएंगे तो k/r2, स्मॉल r क्या है, सेंटर से लेके दूरी, किसी बाहर पॉइंट पे चलने वाला स्फीयर ये सरफेस से बाहरी पॉइंट पे चल गया, तो सेंटर से दूरी नापना है, सेंटर से दूरी नापी k/r2। देखिए इसे कर्व बनाकर दिखाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर मान लीजिए r से दूरी है ना। तो जब तक स्मॉल r बराबर कैपिटल R है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जो सरफेस में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k/r2। उसके बाद ड्रास्टिकली ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल k/r2 के रूप में ऐसा घटता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक बार हम लोग कोशिश कीजिए पूरा रिवाइज हो जाए, कुछ बचा होगा तो आप सजेस्ट करिएगा, ये फार्मूला छूट गया है, ठीक है। बोर्ड की पर्पस से हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग हो ही है, ठीक है। सबका डेरिवेशन देख लीजिए, सब पे 4-5 न्यूमेरिकल कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहे। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।